हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे पैरासाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके चलते कि काला जार होता है। काला जार मतलब काला ज्वर, उसी का वो एक अलग तरह से बोलने का तरीका है। जार एक्चुअली में ज्वर है। तो लिशमैनिया डोनोवेनी का लाइफ साइकिल। लिशमैनिया डोनोवेनी एक एंडो पैरासाइट है, मतलब कि ये शरीर के अंदर रहता है और ये इन्हाबिट करता है। कहाँ रहेगा? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम हमारे प्रोटेक्टिव या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड में मैक्रोफेजेस या हमारा बोन मैरो, ये सब जगह पे ये सरवाइव करता है और मल्टीप्लाई करता है। इससे जो डिज़ीज़ होती है उसका नाम काला आजार है, जैसे आप जानते हैं। इसका एक और नाम है, वो है विसरल लिशमैनियासिस। इसका जो नाम पड़ा है वो इसके डिस्कवरर्स हैं लिशमैन और डोनोवैन। लिशमैन लंदन में रहते थे और डोनोवैन चेन्नई में रहते थे। इन दोनों ने सेपरेटली उसका लाइफ साइकिल वर्कआउट किया और उसके डिजीज़ के बारे में पता लगाया 1903 में। इसलिए इन दोनों के ही नाम पे इसको लिशमैनिया डोनोवेनी कहा जाता है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखें तो ये फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है, यानी ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोर्स वो प्रोटोजोअन्स हैं जिनमें कि या तो फ्लैजिला या सूडोपोडिया होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा और ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इस ऑर्डर के जो भी प्रोटोजोअन्स हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है काइनेटोप्लास्ट। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन हमें दिया था होनिगबर्ग और एटल ने 1964 में। तो आइए अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, सब जगह मिलता है, सारे महाद्वीपों में एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ये एंडेमिक है बहुत सारे कंट्रीज़ में, मतलब वहाँ एकदम जैसे नेटिव की तरह पाया जाता है और हमेशा हो जाता है। इंडिया, चाइना, अफ्रीका, सदर्न यूरोप, साउथ अमेरिका, रशिया, ये सारे कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। और इंडिया में खास करके हमारे बिहार में, असम में, उड़ीसा, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी और चेन्नई सिटी में स्पेशली बहुत पाया जाता है। अच्छा, अब प्रोन ग्रुप कौन सा है, किस में सबसे ज़्यादा होता है? ये यंग एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा होता है। और चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर्स में, 4 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत रेयर कंडीशन में ये मिला है, नहीं तो जनरली नहीं मिलता है। चाइना और ब्राज़ील दो ऐसे देश हैं जहाँ पे कि इसका रिजर्वॉयर भी एक एनिमल है जो कि डॉग है, मतलब कि उसमें वो मल्टीप्लाई करता है और उसके स्टोरेज का काम करता है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा है सेकेंडरी होस्ट है, वो उसको काटेगा डॉग को, तो वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। अब आते हैं इसका लाइफ साइकिल। लिशमैनिया एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका मतलब कि इसके दो होस्ट हैं। मोनोजेनेटिक मतलब एक, ऐसे पैरासाइट जिसके एक होस्ट होते हैं, ये डाइजेनेटिक है। इसका प्राइमरी होस्ट हम लोग हैं। सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम प्लीबोटोमस है। तो मैन और सैंड फ्लाई, इन दोनों के बीच में इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। इसके दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं। कौन कौन से हैं? ए मेस्टिगोट और प्रो मेस्टिगोट फॉर्म्स। तो ये इसमें से सबसे पहले अब स्टडी करते हैं कि इसका ए मेस्टिगोट फॉर्म कैसा होता है। उसका यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये ओवल शेप का रहता है, 2 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ होता है
और 1 से 2.5 माइक्रोमीटर इसका ब्रेड्थ होता है। इसमें एक न्यूक्लियस मिलेगा। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर है काइनेटोप्लास्ट, जिसके बारे में अभी बताए थे। साइटोप्लाज्म है, एक बेसल बॉडी है जिससे कि 2 एक्सोनीम निकलते हैं। एक्चुअली में ये ट्यूब्यूल्स हैं जो आगे चल के फ्लैजिला बनाएंगे। तो काइनेटोप्लास्ट क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये इसमें प्रेजेंट रहता है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा कि उसमें एक स्पेशल डीएनए रहता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो काइनेटोप्लास्ट भी बस वही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जिसमें कि सिंगल नेटवर्क है सर्कुलर डीएनए का। नॉर्मली जो डीएनए हम लोग पढ़ते हैं वो उसका आपने देखा होगा स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये सर्कुलर डीएनए का सिंगल नेटवर्क है। तो इसमें क्या क्या हो गए? न्यूक्लियस, एक्सोनीम, बेसल बॉडी, साइटोप्लाज्म और काइनेटोप्लास्ट। तो ये है एमेस्टिगोट फॉर्म। अब आते हैं कि इसका प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कैसा होता है। और ये याद रखिए कि एमेस्टिगोट्स हो या प्रोमेस्टिगोट्स, ये सब बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, जैसे कि अधिकतर प्रोटोजोअन्स करते हैं। वैसे ही प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है ये स्पिंडल शेप का होता है। देखिए ये लंबा है और स्पिंडल के आकार का है। 15 से 20 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होगा। 1 से 2 माइक्रोमीटर ब्रेड्थ है। इसमें भी सेम वही न्यूक्लियस है, काइनेटोप्लास्ट है, बेसल बॉडी है और एक्सोनीम है। इसमें लेकिन एक एडिशनल फीचर है, वो है कि एक्सोनीम आगे बढ़ के इससे फ्लैजिला बन जाता है जो कि इसको लोकोमोशन में मदद करेगा, रिगलिंग मूवमेंट में मदद करता है। अच्छा, तो यहाँ पे आया माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये मेजरमेंट का स्केल है जो कि माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हैं। अब आते हैं कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। ये दोनों प्रोमेस्टिगोट और एमेस्टिगोट दोनों फॉर्म्स में इसका लाइफ साइकिल चेंज होते रहता है, ऑल्टरनेट करता है। सबसे पहले अगर किसी सैंड फ्लाई ने, जो कि इन्फेक्टेड फॉर्म उसके अगर बॉडी के अंदर है, अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है और उससे ब्लड सक करता है, अपना खाना उसका मील ही वही है, तो वो जब सक करेगा तो उसके सलाइवा के साथ प्रोमेस्टिगोट फॉर्म्स ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे, उसके ब्लड में चले जाएंगे। अब वो प्रोमेस्टिगोट्स जो ब्लड में आ गए, क्योंकि हमारे WBCs मैक्रोफेजेस में होता है कि वो फॉरेन चीज़ों को निगल जाते हैं या फेगोसिटाइज करते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस इनको खा जाएंगे और ये उनके बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब होता क्या है कि मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जिसमें कि फ्लैजिला था वो एमेस्टिगोट में बदल जाते हैं मल्टीप्लाई करते करते। और जब ये ढेर सारे हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेज को तोड़ के बाहर आएंगे ब्लड में और फिर ये नए मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल, इसके अंदर मैक्रोफेजेस, ढेर सारे मैक्रोफेजेस इन्फेक्ट होंगे और इसमें ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे एमेस्टिगोट फॉर्म में। अब ये जब ब्लड में घूम रहे हैं और मैक्रोफेजेस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय में किसी सैंड फ्लाई ने अगर इस इंसान को काट लिया और उससे ब्लड सक किया, तो ये मैक्रोफेज जो कि इन्फेक्टेड है ये उसके गट में चला जाएगा, यानी स्टोमक में चला जाएगा और वहाँ जाके मैक्रोफेज टूट जाएगा और इसमें जो एमेस्टिगोट फॉर्म्स थे वो लिबरेट हो जाएंगे। अब उसके गट में, एक्चुअली में मिड गट में ये एमेस्टिगोट फॉर्म्स जिसमें कि फ्लैजिला नहीं है, यहाँ पे फ्लैजिला गायब हो गया, एमेस्टिगोट बना, तो एमेस्टिगोट फॉर्म अब चेंज हो जाएंगे प्रो में ये फ्लैजिला डेवलप कर लेंगे, स्पिंडल शेप,
और अब ये मिडगट में ही मल्टीप्लाई करेंगे बाय बाइनरी फिजन, और ढेर सारा इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका पूरा मिडगट या पूरा गट का ये इससे भर जाता है, और ये रिगलिंग मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे उसके माउथ यानी प्रोबोसिस के ऊपर आ जाते हैं। प्रोबोसिस में सलाइवा है, उसमें ढेर सारे प्रोमेस्टिगोट्स होंगे, और जब ये सैंड फ्लाई फिर किसी दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो उससे तो वो ब्लड सक करेगा, लेकिन ये अपना सलाइवा के साथ प्रोमेस्टिगोट को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देगा, और फिर ये साइकिल इसी तरह से चलते रहेगा। तो प्रोमेस्टिगोट चेंज इनटू ए मेस्टिगोट चेंज इनटू प्रोमेस्टिगोट, और ये इसी तरह से मैन और सैंड फ्लाई में इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। अब जो भी अभी स्टेप्स मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इन मैन क्या क्या हुआ, बाइट से मैन, उसके बाद उसने ब्लड सक किया सैंड फ्लाई ने, फिर प्रोमेस्टिगोट्स पास ऑन किए, मैक्रोफेजेस ने उनको खा लिया, उसके बाद वो चेंज हो गए ए मेस्टिगोट में और लिबरेट हो गए। उसके बाद ए मेस्टिगोट दूसरे अदर सेल्स को उसने इन्फेक्ट किया, जैसे रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करते रहा। अब सैंड फ्लाई में क्या होगा कि किसी सैंड फ्लाई ने उसको काटा तो इसने ए मेस्टिगोट अब इंजेक्ट अपने आप में ले लिया ब्लड के साथ, उसके बाद वो लिबरेट हो गया उसके गट में, फिर से वो मल्टीप्लाई होने लग गया, ए मेस्टिगोट चेंज होके प्रोमेस्टिगोट में फिर मल्टीप्लाई करने लगे, और फिर वो प्रोमेस्टिगोट माइग्रेट करके प्रोबोसिस तक आए सैंड फ्लाई के, और जब फिर उस सैंड फ्लाई ने किसी आदमी को काटा तो प्रोमेस्टिगोट्स को इंजेक्ट कर दिया अपने सलाइवा के साथ। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। अब है कि इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी को कालाजार हुआ है। तो सबसे पहला है कि हाई फीवर होगा, दूसरा है बॉडी एक, शरीर में बहुत दर्द रहेगा, लीवर एनलार्ज हो जाएगा, स्प्लीन एनलार्ज होगा, और डार्कनिंग एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन होगा। स्किन लूज होता है और बहुत डार्क लगने लगता है देखने में, इसीलिए इसका नाम है काला अजार। स्किन डार्कन्स, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, काला अजार। अजार एक्चुअली में ज्वर है, जो मैंने शुरू में बताया था। तो इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ये बोन मैरो को भी इन्वेट कर लेता है। बोन मैरो में जब ये घुस गया तो वहाँ पे तो ब्लड का निर्माण होता है हमारे शरीर का, इसीलिए हमको फिर एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कालाजार के। अब है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट में अगर आपको बीमारी हो ही गई तो जैसा कि बुक्स में दिया हुआ है या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मेनली एंटीमनी के कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है इनके दवाइयों के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एंटीमनी टार्टरेट एंड सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, फिर है यूरिया स्टीबामिन, नियोस्टीबोसान एट्सेट्रा। इस तरह से और भी दवाइयाँ हैं, इनमें से 2-3 जो मुझे लगा कि आपको याद रहेगा तो मैंने इसमें लिख दिया है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटालिक कंपाउंड्स भी हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, उनमें उसका एक एग्जाम्पल था पेंटामिडीन्स। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, ये दवाइयाँ खानी होती हैं। अब है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, तो सिंपल सी बात है कि सैंड फ्लाई को बढ़ने ना दें, उसकी संख्या ना बढ़ने दें। उसके लिए इसका इराडिकेशन या डिस्ट्रक्शन करेंगे बाय फ्यूमिगेशन या बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। अगर हम इसको घरों के अंदर या घर के बाहर स्प्रे करते रहेंगे इंसेक्टिसाइड्स को, तो ये इराडिकेट होंगे, ख़त्म हो जाएंगे सैंड फ्लाई, या कम से कम तो हो ही जाएंगे। इसके अलावा पर्सनल डिफेंस, अपने आप को बचाएं, इसके काटने से बचना है। तो अवॉइडिंग बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज, उससे हम दूर रहें, अपने आप को बचा के रखें। तो यही इसका प्रिवेंशन का तरीका है। मॉस्किटो नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या घरों के बाहर खिड़कियों वगैरह में सब जगह नेट्स लगा दें, तो फिर ये भी एक पॉसिबल प्रिवेंशन हो सकता है। सो
This was all about Leishmania donovani. Thank you everyone.